मेरी रिश्ते में भतीजी होती थी। गरचा दूर का रिश्ता था, पर फिर भी उसके वालिद कदीर भाई कभी कभी हमारी खैरियत दरियाफ्त करने आ जाते थे। जब सुना कि उनकी बेटी बांग्लादेश से आई है तो मैं उससे मिलने चली गई। वो मासूम सी लड़की जो ढाका फाल के बाद वहाँ माँ के पास रह गई थी। उन दिनों कदीर भाई मगरबी पाकिस्तान में कारोबार के सिलसिले में मुकीम थे। यूं वो मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने के सबब वापस अपने कुंबे में न जा सके और यहाँ ठहरकर हालात के सुधरने का इंतजार करने लगे। इस दौरान उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने पर तवज्जो मरकूज रखी ताकि जब मुनासिब वक्त आने पर बीवी बच्चों को लाएं तो उनकी रिहाइश और रोटी रोजी का बेहतर इंतजाम हो सके। हालात के सुधरने में वक्त लग गया। इफत जो नन्ही मुन्नी सी थी बड़ी हो गई, लेकिन अपने बाप को न भूली। जब उसकी माँ फोटो दिखाती तो वो कहती ये मेरे अब्बू हैं और मुझे इन्हीं के पास जाना है। इफत की याददाश्त गजब की थी और वो अपने वालिद को बहुत याद करती थी। तभी उसकी नानी कहती थी कि एक बार बच्ची को बाप से मिला लाओ ताकि उसके दिल को सुकून मिले। कदीर भाई भी दिल से चाहते थे कि वो अपने बेटे और बेटी से मिले, लेकिन उनकी बीवी बांग्लादेश छोड़कर नहीं आना चाहती थी। वो ढाका की थी और बंगला बोलती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि कदीर वापस आ जाए, लेकिन ये ना गए। अलबत्ता बच्चों को याद करके उदास रहने लगे। कदीर भाई लाहौर के रहने वाले थे। उनके दादा और वालिद ने ढाका में बिजनेस किया और सुकूनत इख्तियार कर ली थी। उनकी शादी एक बंगाली घराने में हुई। वो बंगला जबान बोलते थे। हालात कुछ दुरुस्त हुए तो फोन पर राब्ता रहने लगा। तभी कदीर ने ससुर से कहा कि वो सगीर और इफत को मिलाने ले आए। कुछ दिन मेरे बच्चे साथ रहेंगे, फिर वापस माँ के पास भिजवा दूंगा। ससुर बूढ़े आदमी थे, वो खुद नहीं आ सकते थे। वादा कर लिया कि अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम बच्चों को तुम्हारे पास चंद रोज के लिए भिजवा देंगे, वापस खुद आकर छोड़ जाना। कदीर ने मंजूर कर लिया। वो कारोबार बंद करके नहीं जा सकते थे। अलबत्ता उनका चचाजाद अक्सर माल खरीदने करीबी ममालिक जाया करता था। उसका नाम शोएब था। वो कभी कभार बांग्लादेश भी जाता था। शोएब और कदीर भाई ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा था क्योंकि किराए की रिहाइश से तंग आ चुके थे। जब चाहता मालिक मकान खाली करने का नोटिस दे देता। फ्लैट छोटा सा था, अच्छी हालत में था और पानी वगैरह की किल्लत भी ना थी। जब से ये रिहाइश ली थी दोनों को सुकून मिल गया था। शोएब शादीशुदा था, उसकी बीवी भी बंगाली थी, लिहाजा उसने मगरबी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। गोया दोनों का मसला एक ही था। रिश्तेदारी के अलावा यहाँ कारोबारी शराकत भी कर ली, तभी एक रिहाइश उनके लिए अच्छी रही। इस बार शोएब का दौरा बांग्लादेश का निकल आया। उसने कहा कि मेरा वहाँ 15 रोज का कयाम है। अपनी बीवी को समझाने की कोशिश भी करूंगा कि मेरे साथ कराची आ जाए, शायद समझ जाए, वरना मैं उसको आजाद कर दूंगा क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा खून खराबा हुआ है कि अब दोबारा उधर का कारोबार जमाने को दिल नहीं चाहता। काश मैं भी अपनी बीवी को समझा सकता। फिलहाल तुम मेरे ससुर से मिलना और इस्तदा करना कि अगर कंचन नहीं आती तो कुछ अरसे के लिए मेरे बच्चों को यहाँ भिजवा दें। मैं उनके लिए बहुत उदास हूँ। शोएब ने वादा कर लिया कि वो पूरी कोशिश करेगा। अगर उन्होंने बच्चों को भेजने की हामी भर ली तो बच्चों को लाने और वापस भिजवाने की कोई सबील हो जाएगी। कुछ जरूरी कागजात, निकाहनामा और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लेकर वो बांग्लादेश चला गया। कदीर भाई को उम्मीद न थी कि उसकी बीवी बच्चों को चंद रोज के लिए पाकिस्तान भिजवाएगी, मगर जब शोएब ने मिन्नत समाजत की और वापस पहुंचाने का वादा भी किया तो उस खातून ने इफ़त को, जो उस वक्त 9-10 बरस की होगी, शोएब के साथ भेज दिया। बच्ची जब वालिद से मिली तो बहुत खुश हुई और भाई कदीर भी निहाल थे कि मेरी बच्ची आ गई है। उसकी बीवी ने बेटे को ना भेजा कि कहीं दोनों बच्चों को पाकर कदीर उसे भूल ही न जाए। बच्चों की वजह से नाता जुड़ा हुआ था। उम्मीद थी कि कभी वापस आ जाएगा। जब मुझे पता चला कि भाई कदीर की बेटी आई है तो मैं मिलने गई। बहुत प्यारी और मासूम सी बच्ची थी, अपने बाप को पाकर खुश नजर आ रही थी। कदीर भाई ने एक बूढ़ी मुलाजिमा रखी हुई थी। शोएब और कदीर के फ्लैट की सफाई करती और उनके लिए खाना भी बनाया जाया करती थी। तमाम घरेलू काम सरंजाम देती। बूढ़ी औरत का एक बेटा था, वो किसी फसाद में हलाक हो गया था। उसका कोई न रहा था। कदीर के घर पनाह ले ली और उसको बेटा बना लिया। रात दिन यहाँ रहने लगी। उन लोगों को भी अपने घरेलू कामों के लिए एक बूढ़ी अम्मा की जरूरत थी। दोनों उसकी जरूरियात पूरी करते और उनका ख्याल रखते थे। वो रात को उनके फ्लैट के टीवी लाउंज में सो जाया करती थी। जब बच्ची आ गई तो अम्मा रसिया खुश हो गई। दिन भर अकेले रहने की वजह से उनका दिल घबरा गया था। बच्ची की आमद उसकी जिंदगी में बहार की तरह झोंका लेकर आई थी। वो किचन में काम करती और इफ़त से बातें भी करती जाती। उसको कहती कि तुम अपने अब्बा से बहुत प्यार करती हो, उनके पास रहना चाहती हो तो मैं खुद बांग्लादेश जाकर तुम्हारी माँ को समझाऊंगी कि वो तुम्हारे अब्बा के पास यहाँ आ जाए। इफ़त कहती, हाँ दादी माँ, आप जरूर मेरे साथ बांग्लादेश चलना। मेरी अम्मा को समझाना, मुझे अब्बा के साथ रहना अच्छा लगता है।
लेकिन मैं अम्मा और भैया के लिए भी उदास रहती हूँ, उनके बगैर भी नहीं रहना चाहती। इफ़्फ़त 2-4 दिनों में रजिया अम्मा के साथ घुल मिल सी गई। हालात बदलते देर नहीं लगती। अभी इफ़्फ़त को आए कुछ माह ही हुए थे कि उसकी वालिदा के फोन आने लगे। कदीर ने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो, बच्ची को लेकर आओ। मैं इफ़्फ़त के लिए उदास हूँ। कदीर ने बीवी को टालना शुरू कर दिया कि अब आया तब आया, सब्र करो, इतने साल मैंने सब्र किया, एक आध माह तुम भी सब्र करो। दरअसल कदीर भाई की नीयत बदल गई थी। वो इफ़्फ़त को लौटाना ही नहीं चाहते थे। उनका ख्याल था कि बेटा कंचन के पास रहने दें और बेटी को अपने पास रख लेंगे। मुझसे भी मशवरा किया। मैंने कहा, कदीर भाई, अगर ऐसा इरादा कर लिया है तो दूसरी शादी भी कर लो ताकि बच्ची को माँ मिल जाए। अकेली बच्ची तुम्हारे पास कैसे रहेगी? अभी तो अकेली नहीं है, रजिया अम्मा है उसके पास। जब बड़ी होगी तो किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगा। अगर बच्ची ने वापसी की जिद की तो उसे माँ के पास भिजवा दूंगा। फिलहाल तो रजिया अम्मा से बहल ही गई है। तुम अकेले फ्लैट के मालिक नहीं हो, शोएब भी है। बेशक तुम्हारा काबिल एतबार दोस्त और मुंह बोला भाई है और इफ़्फ़त उसको चचा समझती है, लेकिन वो उसका सगा चचा नहीं है। आज तुम्हें उसका साथ देना मुनासिब लग रहा है, कल नहीं लगेगा। मैं फ्लैट इसको बेच दूंगा या खुद ले लूंगा, वो कहीं और चला जाएगा। गोया कदीर भाई के पास हर बात का जवाब मौजूद था। बेटी की मोहब्बत में ऐसे सरशार थे कि बच्ची को माँ से जुदा कर रखना उनके लिए मुमकिन था, लेकिन उसे खुद से जुदा करना हरगिज गवारा न था। अम्मा रजिया इफ़्फ़त का बहुत ख्याल रखती थी और उसको बहलाने में कोई कसर उठा नहीं रखती थी। उस बुजुर्ग खातून का प्यार पाकर इफ़्फ़त भी टिकी सी हो गई थी। 2 साल गुजर गए और कदीर भाई ने बांग्लादेश वापस न भेजा। जब वो आती कहती किसी अच्छी खातून को तलाश कर दो, मैं निकाह करके घर बसाना चाहता हूँ। बेटी मेरे पास आ गई है, सुकून क़ल्ब हासिल हो गया है। बेटा रहे माँ के पास, मुझे परवाह नहीं, लेकिन बेटी को मैं वहाँ नहीं छोड़ सकता। मुझे इफ़्फ़त के बारे में सोचकर दुख होता था कि वो बेचारी 2 पाटों के बीच पिस गई है। जब आती उसकी बात माँ से फोन पर करवाया करती और कंचन को तसल्ली देती कि फिक्र न करो, एक रोज कदीर को राजी कर लूंगी, वो इफ़्फ़त को तुम्हारे पास पहुँचा देंगे, बल्कि मैं खुद लेकर आऊंगी। वो बेचारी दुखी होती थी, कहती काश मैं बच्ची को उसके बाप से मिलवाने ही ना भिजवाती, लेकिन क्या करती, खुद इफ़्फ़त इसरार करती थी उसने अब्बा के पास जाना है, तभी तो भिजवाया। वक्त गुजरते पता नहीं चलता। इफ़्फ़त 16 बरस की हो चुकी थी कि अम्मा रजिया का एक रोज हार्ट फेल हो जाने से इंतकाल हो गया। कदीर भाई को अभी तक कोई मुनासिब रिश्ता दूसरी शादी के लिए न मिल सका। अब उनको भी इफ़्फ़त की फिक्र रहने लगी कि अकेली हो गई है। जब से अम्मा रजिया का इंतकाल हुआ था, इफ़्फ़त उदास रहने लगी थी। तमाम घरेलू काम जो अम्मा रजिया करती थी अब उसको सरंजाम देने पड़ते थे। खाना बनाना, घर की सफाई, वालिद और चचा के कपड़े वगैरह धोना, इस्त्री करना। कभी कभी थक जाती तो तन्हाई से उकताकर रोने लगती। तभी कदीर ने इरादा कर लिया कि वो अब बांग्लादेश जाकर इफ़्फ़त को माँ के हवाले कर देगा। इसी अरसे में उसका कारोबार खूब जम चुका था, रुपए पैसे की कमी न थी। वो बआसानी बजरिया हवाई जहाज एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ जा सकता था। वो बेटी को भी तसल्ली देता कि मेरी बच्ची बस चंद दिन और सब्र कर लो, हम जल्द बांग्लादेश जाएंगे और तुम अपनी माँ और भाई से मिल सकोगी। इफ़्फ़त खुश न थी। कदीर भी उसके दुख को महसूस करने लगा था, मगर वो सख्त कारोबारी आदमी बन चुका था, बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे सकता था। रात गए वो और शोएब घर आते तो उनके आते ही वो सो जाती। वो भी दिन भर के थके मांदे अपने कमरों में जाकर सो जाते। सुबह सवेरे फिर काम पर निकल जाते। कुछ दिनों से शोएब का रवैया इफ़्फ़त से बदल गया था और बच्ची को अपने उस मुंह बोले चचा से खौफ सा आने लगा था। पहले कभी वो अकेले घर में न आता था, लेकिन चंद दिनों से तबीयत की खराबी का कहकर वो कदीर से पहले आ जाता, फिर अपना कमरा बंद कर लेता और नशा करके सो जाता। एक रोज मैं मार्केट जाते हुए कदीर के फ्लैट के नीचे से गुजरी तो मुझे इफ़्फ़त का ख्याल आ गया और मैं ऊपर चली गई। मैंने बेल दी। उसने दरवाजे के अंदर बने सुराख पर आंख लगाकर देखा। मैं दिखाई दी तो दरवाजा खोल दिया। उस वक्त उसकी हालत काबिले रहम थी। वो रोकर मुझसे लिपट गई और बोली, फुप्पो मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर ले चले, मैं यहाँ और नहीं रहूंगी। मैंने गले लगाकर उसे तसल्ली दी। तब उसने घबराहट की वजह बताई। कहा, फुप्पो अच्छा हुआ आप आ गई, मैं यही दुआ कर रही थी। चंद दिनों से चचा शोएब जल्द घर आ जाते हैं, जबकि अब्बा बाद में आते हैं। चचा नशा किए होते हैं, मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे खौफ आता है। आज वो दोपहर को आ गए थे, अपने कमरे में बैठकर नशा करते रहे। शाम को बाहर निकले तो ऑल फॉल बकने लगे। तभी मैं दरवाजा खोलकर पड़ोसन खाला शफीक के पास चली गई और जब तक अब्बा घर नहीं आ गए वहाँ बैठी रही। जब उनकी आवाज सुनी तो घर आई। रोने की वजह से आंखें सुर्ख थीं। अब्बा ने पूछा क्या हुआ है। मैंने कहा नजला जुकाम हो गया है। खाला शफक को भी यही कहा था। मेरी बात सुनकर शोएब चचा बोले,
हर वक्त बिल्डिंग के घरों में जाती है, कोई घर कैसा कोई घर कैसा। जब मैंने रोका तो रोने लगी और पड़ोस में जाकर बैठ गई। भाई कदीर, उनके बेटे जवान हैं, वहाँ रोज रोज ना जाया करे। तुम इसको इसकी माँ के पास पहुँचाओ या फिर इसकी शादी कर दो। अब इसका अकेले घर में रहना ठीक नहीं। अब्बा उस दम तो चुप हो गए। आज का कहा था कि शाम को आ जाऊंगा और तुमको फुप्पो सलमा के घर छोड़ दूंगा। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गई। अब मैं आपके साथ जाऊंगी, यहाँ अकेली ना रहूंगी, मुझे डर लगता है। इफ़त बेशक बच्ची थी मगर इतनी बच्ची भी ना रही थी, काफी समझदार हो चुकी थी। बाप से कुछ न कहा मगर मुझसे अपने अंदर के खौफ का बरमला इजहार कर दिया कि वो शोएब की निगाहों से डरने लगी है। मैं शाम तक इफ़त के पास रही और जब कदीर भाई आ गए तो मैंने उनसे कहा कि इफ़त को मेरे साथ भेज दें। जब तक आप बांग्लादेश जाने का प्रोग्राम फाइनल नहीं करते, ये मेरे पास रहेगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं हाथ मुंह धो लूं, खुद आप लोगों को छोड़ आता हूँ। एक माह इफ़त मेरे पास रही, फिर कदीर भाई उसको बांग्लादेश ले गए और उसकी वालिदा के पास छोड़कर आ गए। वापस आए तो मुझसे मिलने आए, बोले तुम हरदम कहती थी इफ़त को माँ के हवाले कराओ, लो खुश हो जाओ, उसको माँ के हवाले करके आ गया हूँ। अच्छा किया है, माएँ ही बच्चियों की सही हिफाजत कर सकती हैं। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत पुरसुकून हो, दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया है, अब सुकून से सो सकूंगा। इसका मतलब है कि तुमने समझ लिया कि बेटी माँ के पास रहे तो ठीक है, वरना उसकी फिक्र से तुम भी सुकून की नींद नहीं सो सकते थे। हाँ, कंचन को बहुत समझाया कि मेरे साथ चलो, बच्चों को बाप से जुदा मत करो, हमारा घर कब से बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद मत करो। लेकिन उसने मेरी हर इल्तिजा को रद्द कर दिया। कहने लगी तुम अपने देश में खुश तो मैं अपने देश में खुश हूँ, मैं अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकती। बेशक मुझे तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, दूसरी बीवी से औलाद हो जाएगी तो तुम्हारी अधूरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। सगीर और इफ़त जब खुद मुख्तार हो जाएंगे तुमसे मिलने आ जाएंगे, या फिर तुम जब चाहो आकर मिल जाना, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन मेरे सामने आइंदा जाने की बात न करना, मुझे वहाँ जाकर रहना मंजूर नहीं। तभी मायूस होकर मैंने उसे तलाक दे दी, वरना कौन खुशी से अपना घर बर्बाद करता है। ये कहकर कदीर भाई इंतहाई अफसुर्दा हो गए और उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू टपक पड़े। एक कदीर भाई ही नहीं, जाने कितने घरानों को मुल्क के टुकड़े हो जाने से बर्बाद होना पड़ता है और ऐसे अलमियों से गुजरना पड़ा जिनका जिक्र शायद तारीख में कभी ना आए। अगर आपको आज का वाकया पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।